एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी और एमयू के एंट्रेंस एग्जाम्स अगर जो भी स्टूडेंट 2024 में देना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे स्पेशल यूनिट एंड टॉपिक्स पर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता होगा कि सीवीटी पीजी का जो पेपर है बीएचयू के लिए, डीयू के लिए, वो तो पेपर हो चुका है, उसकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है कि यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी से उसकी काउंसलिंग मतलब एडमिशन होने जा रहा है 2024 सेशन के लिए। बट यहाँ पे अभी तक यहाँ पे ईयू के लिए और एलयू का पेपर नहीं हुआ है, एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं हुआ है कि एमएससी में स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन करें। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई थिंक कि यहाँ पे जो ईयू का और एलयू का फॉर्म है मई के यहाँ पे फर्स्ट या सेकेंड वीक तक यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन है बट कंफर्म डेट नहीं है। बट आई थिंक ये फर्स्ट या सेकेंड वीक तक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तब तक के लिए यहाँ पे हम क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करवाएंगे। तो जो क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे जो कि बार बार यहाँ पे ईयू में पूछे जाते हैं। स्पेशली हम यहाँ पे ईयू की बात कर रहे हैं कि ईयू में यहाँ पे स्पेशली इस दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस का जो लेवल होता है ना ज्यादा हाई होता है ना ज्यादा ही मीडियम होता है, मतलब बेसिक के रिगार्डिंग सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम ईयू के लिए कहाँ से प्रिपरेशन करें। तो अगर आपने सीयूईटी पीजी का पेपर इस साल 2024 में दिया है तो उसके अकॉर्डिंग जो अपने नोट्स थ्योरी बनाए होंगे वो अगर आप पढ़ लेते हो तो वो आप इजीली यहाँ पे एयू को यहाँ पे क्वालिफाइड कर सकते हो, क्योंकि एयू का जो पेपर होता है ज्यादा हाई नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सेल बायो और जेनेटिक्स के बेसिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो होगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सेल वाज गिवन बाय। ओके, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे सेल बायो का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि ऑल स्टूडेंट्स के बायो अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऑल स्टूडेंट्स को पता होगा। बट यहाँ पे हमने यहाँ पे ये टॉपिक लिया था तो हमने बेसिक भी क्वेश्चंस यहाँ पे रेडी करवाया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दे रहा है कि सेल को किसने यहाँ पे गिवन किया था, किस साइंटिस्ट ने सेल को डिस्कवर किया था। ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा है रॉबर्ट हुक, टैटम, सॉन एंड डी वेरी। रॉबर्ट हुक ने किया था या टैटम ने किया था या सॉन ने किया था या डी वेरी। देखो इस क्वेश्चंस का हम ज्यादा नहीं लेंगे। रॉबर्ट हुक ने, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने 65 में सेंचुरी में यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने यहाँ पे सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, जो सेल को डिस्कवर किया था वो ओवरवेजिंग इन द स्लाइस के कॉर्क में किया था माइक्रोस्कोप्स के थ्रू पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट का जो आपका राइट है एक करेक्ट है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है, रॉबर्ट हुक होगा। ओके, नंबर सेकेंड है द प्रोकैरियोटिक सेल्स और द कैरेक्टराइज्ड बाय। ओके, यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो उसका कैरेक्टर क्या, कैरेक्टर्स को आपको बताना। ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा है डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, बी में दे रहा है द एब्सेंस ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल, सी में दे रहा है डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स और सी में यहाँ पे डी ऑप्शंस में क्या दे रहा है एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का कैरेक्टर क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का कैरेक्टर क्या होता है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स का होता है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का बेसिकली डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है इन ए प्रोकैरियोटिक सेल्स डीएनए इज। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स में दे रहा है कि इन ए प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए का क्या रोल है। डीएनए क्या है, इनक्लोज इनक्लोज बाय द न्यूक्लियर इन्वॉल्व लैकिंग या नॉट ए जेनेटिक्स मटेरियल विदाउट ए मेंबर। तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए होता है वो विदाउट ए मेंबर होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन होता है, सॉरी विदाउट ए मेम्ब्रेन्स होता है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर है सेल वॉल इज द फाउंड अराउंड द। यहाँ पे दे रहा है कि सेल वॉल के जो अराउंड कौन कौन सी चीजें जो होती हैं वो फाउंड होती हैं। ठीक है, इसके अराउंड दे रहा है कि सेल वॉल के अराउंड कौन कौन सी चीजें फाउंड होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स है या अलगल सेल्स है या प्लांट सेल्स है या फिर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे बेसिकली सेल वॉल में प्रोकैरियोटिक सेल्स भी होता है, अलगल सेल भी होता है, प्लांट सेल्स भी होते हैं, सारे के सारे अराउंड फाउंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक हैव द कॉमन। दे रहा है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों में कॉमन क्या होता है, दोनों में क्या कॉमन होता है। माइटोटिक अपर्चर्स होता है, स्टोन्स यहाँ पे कॉमन होते हैं, फिर जेनेटिक्स कोड ऑप्शन यहाँ पे कॉमन होते हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स दोनों में ही जेनेटिक्स कोड जो होता है वो फाउंड होता है, दोनों में ही कॉमन होता है। प्रोकैरियोटिक्स में और यूकैरियोटिक दोनों में ही जेनेटिक्स कोड जो होता है वो कॉमन होता है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव का सी करेक्ट है, सी ऑप्शन राइट है। ओके,
Now question number 6 है unicellular microscopic organisms were first studied by, okay, option दे रहा है रॉबर्ट हुक, प्रिस्टले, पर्चर्स, पॉस्चर्स एंड लिवेनहॉक। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि जो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में सबसे फर्स्ट स्टडी किसने किया था, सबसे पहले कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जो जिन्होंने स्टडीज किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, या फिर प्रिस्टले ने किया था, या पॉस्चर्स ने किया, या लिवेनहॉक ने। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को किसने स्टडीज किया था फर्स्ट टाइम, लिवेनहॉक थे। लिवेनहॉक थे, जो एंटोनी लिवेनहॉक जो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का बेसिकली डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट और द ट्रू रिगार्डिंग द सेल थ्योरी एक्सेप्ट। यहाँ पे दे रहा है कि ऑप्शंस दे रहे हैं ऑल लिविंग थिंग्स और द और मेड ऑफ सेल्स, बी में दे रहा है कि ऑल सेल अराइज स्पॉन्टेनियसली, सी में दे रहा है सेल और द बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, और डी में दे रहा है कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू रिकॉर्डिंग होगा सेल थ्योरी के रिकॉर्डिंग, कि यहाँ पे सेल थ्योरी में वो एक्सेप्ट करता है उस रिकॉर्डिंग में कौन सा ट्रू है। ठीक है, राइट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो ऑल फॉलोइंग्स दिए गए हैं और सबसे फर्स्ट में दे रहा है कि ऑल लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मेड ऑफ सेल्स होते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि सेल थ्योरी का डेफिनेशन ही दे रहा है, इंट्रो दे रहा है। ऑल सेल जो होते हैं राइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं। तो जो सेल थ्योरी एक्सेप्ट करता है वो ऑल सेल जो होते हैं, सेल्स होते हैं वो अराइज होते हैं स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का बेसिकली बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इज अ मेड अप ऑफ। यहाँ पे दे रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो किस में मेड अप होते हैं। ऑप्शन दे रहा है प्रोटीन, लिपिड एंड ए सेलुलोज लेयर, बी में दे रहा है बायोमोलिक्यूल लिपिड लेयर सराउंडेड बाय द प्रोटीन लेयर, सी में दे रहा है प्रोटीन लेयर बिटवीन द टू लिपिड लेयर्स, और डी में दे रहा है लिपिड लेयर बिटवीन द टू प्रोटीन लेयर। देखो दे रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं, उसमें क्या मेडअप होता है। ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में मेडअप होता है वो बायोमोलिकुलर लिपिड लेयर्स होते हैं जो कि सराउंडेड बाई होते हैं प्रोटीन्स लेयर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का बेसिकली बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट लिमिट एनिमल सेल्स फ्रॉम द आउटसाइड। यहाँ पे दे रहा है कि क्या लिमिट होती है एनिमल सेल्स की फ्रॉम आउटसाइड में। आउटसाइड की लिमिट क्या होनी चाहिए यहाँ पे एनिमल सेल्स में, सेल वॉल का होना चाहिए, या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन का होना चाहिए, या सेल मेम्ब्रेन का होना चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो जो सेल के एनिमल सेल्स के फ्रॉम आउटसाइड होते हैं उनकी जो लिमिट होती है वो सेल वॉल की होती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। सेल मेम्ब्रेन किसमें कंसिस्ट होते हैं, प्रोटीन डबल लेयर्स में, या फॉस्फोलिपिड प्रोटीन्स में, या फॉस्फोप्रोटीन्स में, या ग्लाइकोप्रोटीन में। यहाँ पे दे रहा है कि सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो किसमें कंसिस्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन किसमें कंसिस्ट होता है आपका फॉस्फोलिपिड प्रोटीन्स में होते हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड में यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। देखो हमने यहाँ पे सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, वनली बेसिक के रिकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन बार बार एयू के एंट्रेंस एग्जाम में पूछ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखो, एयू और एलयू के लिए दोनों के लिए इसे आप पढ़ सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या फिर अपना नॉलेज अगर आपको इंक्रीज करना है तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उनकी जो भी सेल बायो और यहाँ पे जेनेटिक्स की रिकॉर्डिंग जो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है वो आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी एक्सप्लेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेलेक्टिवली प्रीमेबल। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी, बी में दे रहा है कैस्कोड थ्योरी, सी में दे रहा है सैंडविच थ्योरी, और डी में दे रहा है कि फ्लूइड मोजेक थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि कौन सी थ्योरी जो है एक्सप्लेन करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के सेलेक्टिव प्रीमेबल को। ठीक है, जो प्रीमेबल को यहाँ पे सेलेक्टिव प्रीमेबल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करती है वो कौन सा करता है, फ्लूइड मोजेक यहाँ पे थ्योरी, यानी जो मॉडल होता है इसका वही करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है द हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स में क्या इसका एंड होता है, रोल होता है, पोलर होता है, या नॉन पोलर होता है, या न्यूट्रल होता है, या फिर बायोपोलर होता है। तो देखो जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स में वो नॉन पोलर होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 का बी ऑप्शन राइट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30 द मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट एक्सटेंड थ्रू द बोथ साइड ऑफ द लिपिड बिलेयर। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है एसिडिक प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, स्टिक प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिक एसिड। ओके, यहाँ
जो लिपिड बिलेयर के बहुत साइड में यहाँ पे एक्सटेंड होते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन में, वो यहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन राइट है, ओके। नंबर 40 है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, यहाँ पे दे रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। ऑप्शन दे रहा है नॉन सेलेक्टिव बैरियर, बी में दे रहा है कि सेलेक्टिव बैरियर, सी में यहाँ पे दे रहा है इनप्रिमेबल और डी में दे रहा है कि मेड ऑफ सेलुलोज, ओके। यहाँ पे दे रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सेलेक्टिव यहाँ पे बैरियर्स होते हैं ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का बी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ, राइबोसोम्स किस में कंसिस्ट होता है। 4 सब यूनिट में होते हैं या 6 सब यूनिट में होती है, 2 सब यूनिट में होते हैं या फिर 3 सब यूनिट में होते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं वो बेसिकली 2 सब यूनिट्स के बने होते हैं, 2 सब यूनिट में कंसिस्ट होते हैं, ओके। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 50 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है, ओके। Now question number 60, which of the following statement is true regarding the law of segregations, okay। यहाँ पे दे रहा है कि law of segregations के रिगार्डिंग कौन सा true रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट को आपको बताना। ऑप्शन में फर्स्ट में दे रहा है कि law of segregation is the law of purity of genes, बी में दे रहा है alleles separated from the each other during the gametogenesis, सी में दे रहा है कि segregations of the factor is due to the segregations of the chromosomes during meiosis, और डी में दे रहा है all of the above। यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू रिगार्डिंग स्टेटमेंट होगा, उस ट्रू रिगार्डिंग स्टेटमेंट को आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ जीन्स भी है, ठीक है, सारे जीन्स हैं। एलिल सेपरेटेड करता है ईच अदर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस के साथ, तो गैमेटोजेनेसिस भी है। सेपरेशंस होते हैं उस फैक्टर के साथ जो कि यहाँ पे सेग्रीगेशंस होते हैं क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस में, तो ये भी होता है। तो यहाँ पे बेसिकली लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस के रिगार्डिंग ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो ऑल ऑफ द एबव होगा, सारे स्टेटमेंट जो है वो राइट है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 का डी ऑप्शन राइट है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 है राइबोसोम्स और द कंपोस्ट ऑफ, राइबोसोम्स किस में कंपोस्ट होते हैं। आरआरएनए प्रोटीन्स में या फिर आरआरएनए लिपिड्स में या फिर आरआरएनए कार्बोहाइड्रेट में या प्रोटीन एंड लिपिड्स में। राइबोसोम्स जो होते हैं वो किस में कंपोस्ट होते हैं, बेसिकली आरआरएनए, यहाँ पे राइबोसोमल्स आरएनए के एंड प्रोटीन्स में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 का ए ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे राइबोसोम्स हेल्प इन, राइबोसोम्स में राइबोसोम्स किस में हेल्प करता है। लाइपोजेनेसिस में यहाँ पे सॉरी लिपोजेनेसिस में या फिर सेलुलर डाइजेशन में या प्रोटीन सिंथेसाइज में या फिर फोटोसिंथेसाइज में जो राइबोसोम्स हेल्प करते हैं वो बेसिकली प्रोटीन सिंथेसाइज में इनका हेल्प होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 90 है विच ऑर्गेनेल इज द कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। तो ये तो एक माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक सा क्वेश्चन है कि पावर हाउस ऑफ द सेल्स किसे कहते हैं, तो वो कौन सा होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना। तो ये तो आपको पता ही होगा, सिंपल सी बात है कि आपको पता होगा। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया राइट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है सिनेप्सिस अकर ड्यूरिंग, सिनेप्सिस किस में अकर होते हैं, तो लैप्टोटीन में होते हैं, जाइगोटीन में होते हैं, पैक्टीन में होते हैं, फिर डेप्लोटीन में होते हैं। सिनेप्सिस जो होते हैं वो किस में अकर होते हैं, बेसिकली ये जाइगोटीन में अकर्स होते हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन राइट है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 है इन एन एनिमल सेल्स व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स हैज इट ऑन डीएनए, ठीक है। ऑप्शन दे रहा है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे दे रहा है कि एनिमल सेल्स में कौन सा अमंग ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स होंगे जो कि डीएनए के ऑन्स होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है या ल्यूकोप्लास्ट होता है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। देखो यहाँ पे जो ऑन डीएनए में होता है ऑर्गेनेल्स के साथ साथ एनिमल सेल्स में वो कौन सा होता है आपका बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑर्गेनेल्स दे रहा है ना, तो सेल बायोलॉजी का यहाँ पे ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया इंक्लूड हो गया। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, ये सारे ये अलग हो जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का डी ऑप्शन राइट है, डी करेक्ट है, ओके। Now question number 22 है cistern is the mitochondria serve as the sites for, okay। ऑप्शन दे रहा है ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव रिएक्शंस, बी में दे रहा है प्रोटीन सिंथेसाइज, सी में दे रहा है मैक्रोमोलिक्यूल्स ब्रेक डाउन और डी में दे रहा है कि फ्लेवोप्रोटीन एंड द फॉस्फोफाइलेट, ओके। यहाँ पे दे रहा है कि जो सिस्टर्न्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का जो एक पार्ट होता है सिस्टर्न जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में किस साइट पे यहाँ पे सर्वैस करता है, ठीक है। किस साइट पे दे रहा है, कौन से साइट पे यहाँ पे करता है, साइट पे यहाँ पे सर्व होता है। ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस पे होता है या फिर प्रोटीन सिंथेसाइज पे होता है। तो देखो जो सिस्टर्न होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीडेटिव रिडक्शंस रिएक्शंस पे के साइट पे यहाँ पे सर्व करते हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है, ओके। नंबर 23 द लॉन्गेस्ट स्टेज इन द सेल साइकिल इज,
यहाँ पे दे रहा है कि सेल साइकिल में सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट स्टेज कौन सा होता है, इंटरफेज होता है, एनाफेज होता है, मेटाफेज होता है, या नॉन ऑफ द एबव होता है। लॉन्गेस्ट स्टेज जो होता है सेल साइकिल की, जो सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होती है वो इंटरफेज होती है, ठीक है। इंटरफेज जो होती है वो सेल साइकिल की सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होती है, ओके। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 है, which of the following is also known as the restrictions point। यहाँ पे दे रहा है कि रेस्ट्रिक्शंस जो पॉइंट होते हैं वो ऑल्सो कहाँ पे, किस पॉइंट पे नोन एज होते हैं। तो जो रेस्ट्रिक्शंस पॉइंट होते हैं, G1 चेक पॉइंट होता है, G2 चेक पॉइंट होता है, M चेक पॉइंट होता है, या नॉन ऑफ द अबव होता है। जो रेस्ट्रिक्शंस पॉइंट होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे G1 के चेक पॉइंट पे, G1 चेक पॉइंट पे यहाँ पे नोन एज होते हैं, ओके। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन राइट है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है, द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नोन एज। यहाँ पे दे रहा है कि साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो, उनका जो डिवीजन होता है वो कहाँ नोन एज होते हैं, माइटोसिस में होते हैं, सिनेप्सिस में होते हैं, या फिर साइटोकाइनेसिस में होते हैं, या कैरियोकाइनेसिस में होते हैं। जो जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है उसमें जो उनका डिवीजन, मेन डिवीजन होता है वो साइटोकाइनेस के ही पे नोन एज होता है साइटोप्लाज्म में, ओके। तो ये याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बेसिकली सी ऑप्शन राइट होगा। साइटोकाइनेस पे यहाँ पे नोन एज होता है इनका डिवीजन साइटोप्लाज्म का, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 25 का सी राइट है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 है, एनाफेज इज द सेकंड माइटोसिस डिवीजन इज द कैरेक्टराइज्ड बाय, ओके। ऑप्शंस यहाँ पे चार दे रहा है। फर्स्ट में दे रहा है सेपरेशन ऑफ द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बी में दे रहा है सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, सी में दे रहा है सेपरेशन ऑफ क्रोमोटाइड, एंड डी में दे रहा है ऑल ऑफ देम, ठीक है। दे रहा है कि एनाफेज जो होते हैं, एनाफेज का जो सेकंड माइटोटिक डिवीजन होता है उसका कैरेक्टर क्या है, ठीक है, वो कहाँ कैरेक्टराइज होते हैं, ठीक है, एनाफेज में। तो जो एनाफेज होता है वो सेपरेशन ऑफ द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी नहीं होते हैं। जो एनाफेज का सेकंड माइटोटिक डिवीजन का जो कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर होता है, वो बेसिकली सेपरेशन ऑफ द क्रोमेटाइड का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का सी ऑप्शन राइट होगा, सी करेक्ट हो, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। ऑप्शन दे रहा है फिनोटाइप ऑफ द बोथ एलिस इन द एक्सप्रेस्ड, बी में दे रहा है कि फिनोटाइप ऑफ ओनली वन एलिस इज द एक्सप्रेस्ड, बी में दे रहा है कि फिनोटाइप इज द नीदर ऑफ द एलिस ऑफ द एक्सप्रेस्ड, बी में दे रहा है कि फिनोटाइप ऑफ बोथ एलिस इज द पार्शियली एक्सप्रेस्ड होता है। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होते हैं वो उसमें बेसिकली फिनोटाइप जो होते हैं वो बोथ होते हैं, ठीक है, बोथ एलिस के पार्शियली ही यहाँ पे एक्सप्रेस्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का डी ऑप्शन राइट। नंबर 28 है, व्हेन द एक्टिविटी ऑफ द वन जीन इज suppressed by the activity of the non-alex, it is the known as, okay। ऑप्शन दे रहा है pseudo dominance, hypostatic, epistatic एंड द incomplete dominance, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रहा है कि वन जीन जो होते हैं उनकी एक्टिविटी में कौन सा suppressed होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ द नॉन एलेक्स जीन्स में, जो कि नोन एज होगा, तो वो बेसिकली epistatic होता है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 28 का सी ऑप्शन राइट है, सी करेक्ट है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 है, क्रोमेटिन इज द कंपोस्ट ऑफ। क्रोमेटिन किस में कंपोस्ट होते हैं, डीएनए में, डीएनए प्रोटीन में, डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन्स में, या फिर नॉन में। जो क्रोमेटिन होते हैं वो बेसिकली डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन तीनों में ही यहाँ पे कंपोस्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सी ऑप्शन राइट है, सी करेक्ट है, ओके। Now question number 30 है, the point at which of the polyethylene chromosomes appear to the attached to together is known as। ऑप्शन दे रहा है सेंट्रियोल, सेंट्रोमियर्स, क्रोमोमियर्स एंड द क्रोमोसेंटर। यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा पॉइंट विच पॉलिटीन क्रोमोसोम्स में अपीयर होगा टू बी अटैच टू द टुगेदर इज नोन एज। टुगेदर यहाँ पे अटैच होगा पॉलिटीन क्रोमोसोम्स के अपीयर में, तो वो बेसिकली कौन सा होता है आपका क्रोमोसेंटर होता है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 30 का बेसिकली डी ऑप्शन राइट है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ पे इन विच टिपिकली स्टेज ऑफ द लैम्ब्रुक क्रोमोसोम्स एब्जॉर्ब। यहाँ पे दे रहा है कि लैम्ब्रुक क्रोमोसोम जो है वो किस में यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, टिपिकली स्टेज में, माइटोटिक प्रोफेज में, या माइटोटिक मेटाफेज में, माइटोटिक प्रोफेज में, या फिर माइटोटिक एनाफेज में। तो टिपिकली स्टेज में लैम्ब्रुक क्रोमोसोम जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है, वो माइटोटिक प्रोफेज में होता है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 31 का ये ऑप्शन राइट है, एक करेक्ट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमने सेल बायो और यहाँ पे जेनेटिक्स के, हमने यहाँ पे बेसिक के रिगार्डिंग यहाँ पे हमने 31 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करने के पीछे हमारा एक टारगेट था। टारगेट ये था कि एयू में यहाँ पे बेसिकली बेसिक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस दिए जाते हैं,
यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ सेल बायो और जेनेटिक्स से ही नहीं यहाँ पे बल्कि यहाँ पे जो बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है या अदर जो भी टॉपिक्स है उस टॉपिक्स के रिगार्डिंग बेसिक से क्वेश्चन देता है। बेसिक के रिगार्डिंग और जितने साल से ईओ के एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें किसी ना किसी टॉपिक से बेसिकली सारे क्वेश्चंस को मिला के 10 क्वेश्चंस बेसिक के रिगार्डिंग देता है। बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं हाई या फिर मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मेरा ये टारगेट था कि अभी तक यहाँ पे ईओ का फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है, तो जब तक फॉर्म रिलीज नहीं होता है बेसिकली तब तक मैं बेसिक के रिगार्डिंग जितनी भी टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं मैं करवा सकती हूँ, मैं करवाऊंगी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पे हमने बेसिक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को यहाँ पे रेडी किया और आपके साथ डिस्कस किया। तो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में शेयर कीजिएगा, ताकि यहाँ पे क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो गई है। सीयूईटी पीजी में बहुत ही स्टूडेंट्स के जो है जूलॉजी में मार्क्स कम है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टूडेंट हाई मार्क्स के साथ अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, इसलिए वो यू और एलयू को ट्राई करना है। तो उनके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो ट्राई कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी उन्हें मिल सकती है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे चैनल्स पे सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। ओके, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।